ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। चंबा रोड पर सेना की गाड़ी खाई में गिर गई, 10 जवानों की मौत हो गई है, 11 घायल हैं। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए गए घायल जवान। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और सरकार में अब भी तकरार जारी है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश। शंकराचार्य बोले, उनका प्रशासन जिम्मेदार है। इंजीनियर युवराज की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। लोटस ग्रीन के 2 बिल्डर्स पर शिकंजा कसा गया है। रवि बंसल और सचिन कर्णवाल गिरफ्तार किए गए। यूपी के अंबेडकर नगर में तेंदुए ने गांव वालों और वन कर्मियों पर हमला बोला। गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जो दिखाएंगे आपको आगे। झारखंड के देवघर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक ट्रक सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह के हालात दिखे वो बेहद डराने वाले थे। देखने वाले कह रहे हैं कि बस बच गई तमाम जिंदगी। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रेन के गुजरने के वक्त रेलवे लाइन पर ट्रक कहां से आ पहुंचा, फाटक बंद क्यों नहीं था। ट्रेन आई और ट्रक को टक्कर मारती चली गई। एक झटके में हजारों किलोग्राम का ट्रक किसी खिलौने की तरह ट्रेन के आगे से घिसट गया। ये एम्स रोड का नावाडीह रेल फाटक है। यहाँ ट्रेन आने वाली थी, लेकिन फाटक तब भी खुला था। दोनों तरफ से आवाजाही हो रही थी। इसी बीच एक ट्रक भी रेलवे फाटक से गुजरा, लेकिन वो पूरी तरह से पटरी पार नहीं कर पाया, क्योंकि सामने आगे बढ़ने की जगह ही नहीं थी। वो गलत तरीके से आगे बढ़ा। नतीजा ये हुआ। जिस तरह से यह हादसा हुआ, माना यह जा रहा है कि ट्रक के घिसटने से उसकी चपेट में भी कई गाड़ियां आई होंगी। हालांकि अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ वो डरा देने वाला है। वो तो गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम थी, वरना हादसा और डरावना हो सकता था। देश के किसी न किसी कोने पर ट्रेन के फाटक बंद होने की वजह से ऐसे हादसे पहले भी होते रहे। ऐसे में जरूरत है इन पर लगाम कसने की, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में जा घुसा। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करते रहे। तभी तेंदुए ने खेत से निकलकर वनकर्मी पर जोरदार हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक हुआ था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, और इसके बाद से ही पूरा गांव खौफ में है। इस जानलेवा हमले में वनकर्मी समेत 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबेडकर नगर में किस तरीके से पूरा हुजूम जो है वो इधर उधर भागता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये सभी यहाँ पर तेंदुए के कहर के बाद जुटे थे, जिसने कुछ वन कर्मियों और साथ ही कुछ ग्रामीणों पर भी अटैक किया है, और उसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीट पीट कर मार डाला। पंजाब के पटियाला में एक दुखद हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कार ड्राइवर गलती से एक बाइक सवार की जान उस ड्राइवर की गलती की वजह से चली गई। यह खबर सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी नसीहत भी है उन तमाम लोगों के लिए जो सड़क पर कार कभी भी कहीं भी उसका जो दरवाजा है वो खोल देते हैं। कार का दरवाजा खुला और सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया। गलती कार वाले की और बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। सड़क पर ये कार खड़ी थी, पीछे से बाइक सवार आ रहा था। अचानक दाईं तरफ वाला कार का दरवाजा खुलने से बाइकर उससे टकरा गया और नीचे गिर गया। पीछे से आ रही रोडवेज बस का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया।
कार में बैठे शख्स की इस एक घातक लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। यह हादसा पटियाला के राजपुरा इलाके में हुआ, जहां ये किसान किसी काम से घर से निकला था, लेकिन मौत के डोर का शिकार हो गया। ये खबर कार चलाने वाले हर शख्स के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि सड़क पर कहीं भी कभी भी कार का डोर खोलते समय आगे पीछे देखने के बाद ही डोर खोलें, क्योंकि आपकी एक गलती किसी के परिवार में मातम की वजह बन सकती है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक को चाकुओं से गोद डाला। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ लिया। और ये सब तब हुआ जब वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन बदमाशों का खौफ ऐसा कि किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया और वहाँ से फरार हो गए। उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सबने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। इससे पहले गली में सब कुछ सामान्य था। एक युवक बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि पास ही में खड़े होकर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ भागता हुआ एक युवक पहुँचा, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। गली में खड़े लोग भागकर अपने अपने घरों में चले गए। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि करीब 4 युवक उस गली में पहुंचे और आकाश नाम के युवक पर टूट पड़े। आरोपियों ने लोगों के सामने ही उसे चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। हालांकि उस युवक ने एक घर में घुसकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने उसकी पीठ पर चाकू मारा, जबकि दूसरे आरोपी ने उसे खींचकर सड़क पर पटक दिया। इसके बाद सभी आरोपी उस पर चाकू से हमला करने लगे। घायल युवक एक बार फिर उठा और घर में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बार बार चाकू से मारते रहे। हैरानी की बात ये रही कि वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि बाद में एक बुजुर्ग शख्स डंडा लेकर घर से बाहर आया और आरोपियों को मारने दौड़ा, लेकिन आरोपी वहाँ से भाग निकले। व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है, जिसके जरिए पहली बार ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों का व्हाट्सएप अकाउंट कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए माँ बाप के अकाउंट के नाम पर बच्चों के लिए दूसरा अकाउंट बनाया जाएगा। उस अकाउंट की सारी डिटेल पेरेंट्स के पास ही मौजूद होंगी। बच्चों को कौन कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कौन सा नया कॉन्टैक्ट जुड़ा है, ये सारी जानकारियां माँ बाप को होंगी। पेरेंट्स जिसको चाहेंगे बस वही उनके बच्चे को कॉल या फिर मैसेजेस कर सकेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत भी होगा। मान लीजिए कि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा व्हाट्सएप अकाउंट बनाने जाता है, तो उसे अपने माता पिता के अकाउंट से लिंक करते हुए दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि अभी भी माँ बाप बच्चों के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। इसकी प्राइवेसी अब भी बरकरार रहेगी। वो सब कुछ व्हाट्सएप के नए प्राइमरी कंट्रोल्स नाम के फीचर के जरिए होगा। हालांकि अभी ये ट्रायल स्टेज पर है। शंकराचार्य और सरकार के बीच जारी विवाद थमने की बजाय ये बढ़ रहा है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार 5वें दिन अपने शिविर के बाहर बैठे रहे, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रशासन सम्मान के साथ उन्हें गंगा स्नान नहीं करवा देता, वो शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर पालकी पर ही विराजमान रहे और वही दंड, तर्पण और पूजा अर्चना की। अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कुछ अधिकारियों पर जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने का आरोप लगाया। पहले ये कुचक्र विदेशियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा किए जाते थे, अब ये उन लोगों के द्वारा किए जाने लग गए जो अपने आप को हिंदू कह करके प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर बैरियर तोड़ने और बिना अनुमति भीड़ के साथ बग्गी ले जाने के आरोप लगाए थे। और इस बीच स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया, जब 48 घंटे के अंदर मेला प्राधिकरण की तरफ से शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस में ये पूछा गया कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, उसके बाद मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई वो रद्द क्यों ना की जाए।
शंकराचार्य ने भी इस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ये बताए कि उन्हें जमीन आवंटित क्यों की गई थी। रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था। इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी मांगों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। यानी ना तो अभी मुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर में जाने को तैयार हैं, ना प्रशासन की तरफ से इसकी कोई पहल की जा रही है। एक लड़ाई तो शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच है, तो दूसरी तरफ संत समाज भी अब इस पूरे मुद्दे पर बटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इस मामले में आरएसएस की भी एंट्री हो गई। आरएसएस का कहना है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो हर बात पर सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद के सवाल पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें 2 पीठों का समर्थन प्राप्त है। मामला कोर्ट में है, इसीलिए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं। आगे चलते सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते मेरे पद का शंकराचार्य के पद का अपमान हुआ या नहीं। देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत और सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म के नाम पर सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आ गया। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सीएम योगी ने बात तो सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये काम कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। तो एक तरफ जहां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर साधु संतों में आक्रोश है, तो वहीं शंकराचार्य के इस बर्ताव को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी है। इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर शंकराचार्य का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने देना बड़ा अधर्म है। शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जोरदार पलटवार किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, इन्हीं शंकराचार्य को तो आपने लाठियों से पिटवाया था, और जहाँ तक संतों का सम्मान करने की प्रश्न है तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अखिलेश यादव को सबसे बड़ा सनातन विरोधी बताया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, तो प्रशासन भी उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। इस बीच सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी शंकराचार्य के साथ किए गए बर्ताव पर चिंता जताई। योगी जी की सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय, और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं या हिंदुत्व का ढोंग करते हैं। जबकि बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही। अधिकारी नियमानुसार जो दृष्टांत हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत में कानून के ऊपर कोई नहीं है, इसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक स्कूल बस ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवारों की जान पर बन आई। अचानक बाइक बस से टकरा गई। सुबह स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए निकली थी, उसी समय सामने से बाइक पर आ रहे 3 लड़के बस की चपेट में आ गए।
सवाल ये है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। अगर सीसीटीवी देखें तो बस वाला अपनी लेन में ही जा रहा था, लेकिन बाइक पर सवार छात्र बिल्कुल बीचों बीच बाइक लेकर आ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बस से उनकी टक्कर हो जाएगी। हादसे में तीनों छात्र घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। तीनों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिल्कुल अपने साइड थे, बस वाले ने टक्कर मार दी। एक बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, 2 बोल तो रहे हैं मगर उनको भी बहुत ज्यादा चोट है। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16 की है। एक्सीडेंट में गौर करने वाली बात छात्रों का मोटरसाइकिल चलाना भी है। तीनों नाबालिग हैं और इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। उससे भी बड़ी बात कि इन्हें बाइक चलाने का अधिकार नहीं है, फिर इन्हें स्कूल जाने के लिए बाइक क्यों दी गई? बच्चों को सहूलियत जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, ताकि आपके अपने सुरक्षित रहें, खतरे से बचे रहें। और अब नोएडा में इंजीनियर की मौत से जुड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं और आज 2 और बिल्डरों को अरेस्ट कर लिया गया। अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इस जांच में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई। कल रात ही सीबीआई नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस से एक बिल्डर से जुड़ी फाइल लेकर निकली है। उस एक मौत के बाद अब कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोप है कि बिल्डर्स की लापरवाही उस मौत की बड़ी वजह बनी। उधर जिस जगह पर हादसा हुआ वहां लगातार एसआईटी की टीमें जांच के लिए जा रही हैं। जो घटना स्थल है वहां पर जाने से पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। उधर इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। सेक्टर 150 में जिस गहरी खाई में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई, वो स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट का हिस्सा है। उसी स्पोर्ट्स सिटी के एक हिस्से को एमजे वेस्ट टाउन को बेचा गया था। इस बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का 125 करोड़ रुपए बकाया भी है। अब किसी हेर-फेर के शक में बीती रात ही सीबीआई नोएडा प्राधिकरण से उस बिल्डर की फाइल लेकर अपने साथ निकली। उस रात रेस्क्यू से जुड़े कुछ और वीडियोस भी आए, जिसमें प्रशासनिक अमला इंजीनियर की जान बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। देखिए, रेस्क्यू के इन वीडियोस को आपने देखा, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पानी में कूदकर कोई जान बचाने क्यों नहीं गया। अब देखिए, यहाँ पर एक खबर आई है इसी से जुड़ी हुई खबर, ये कि नोएडा के फायर सेफ्टी के जवानों को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। साल 2023 में एडीजी पद्मजा चौहान ने तैराकी की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया था, लेकिन नोएडा में फायर विभाग के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। और अब जब तैरने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब फायर डिपार्टमेंट नजरें ताक रहा था, एक तरह से खुद बेसहारा खड़ा हुआ दिख रहा था। एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नोएडा में अथॉरिटी के लोग अब यही पछतावा कर रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही से उस इंजीनियर की मौत हुई तो अब प्रशासन जागा। हादसे वाली जगह पर स्ट्रीट लाइट ठीक की गई है, बाउंड्री वॉल बनाया गई है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है और इन कामों के लिए एक मौत का इंतजार किया गया। मौत वाले उस गड्ढे को ढकने के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, ताकि फिर कोई सिस्टम के बनाए गड्ढे में ना गिरे। इससे पहले सेक्टर 150 की सड़कें लावारिस थी, अब वहां सुरक्षा नियमों की याद आई। तो आज प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल भी जागा है और यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग यानी जो व्हाइट पट्टी सड़कों पर बनाई जाती है, जो वो बनाई गई है। आज बुलडोजर भी निकला, लेकिन लापरवाहों के खिलाफ नहीं, लापरवाही को ढकने के लिए। घटना स्थल के पास जो सड़क के किनारे गड्ढे थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है, जो झाड़ियां थी उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब चाहे लाख काम हो जाए, उसे एक जिंदगी के जाने का गम और सिस्टम की लापरवाही के वीडियो सबूत कोई मिटा नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देख लिया कि नोएडा जैसे शहर में हम 1.5 घंटे में किसी की जान नहीं बचा पाए। रेस्क्यू ना कर पाने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि नोएडा के अधिकारी अपने इलाके के विधायक को कुछ भी नहीं समझते। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद विधायक के लेटर से ये बात साबित होती है। जिस सेक्टर 150 में गाड़ी डूबी वो दादरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां के बीजेपी विधायक ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। विधायक ने फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और नोएडा अथॉरिटी का नाम लेकर कहा कि इन तीनों विभागों की लापरवाही की वजह से इंजीनियर की जान चली गई। विधायक तेजपाल नागर ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को लेटर लिखा था, लेकिन अधिकारियों ने एक बार भी उनकी शिकायत पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। विधायक ने नोएडा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक इकाई बनाने की भी मांग की है। तो जरा सोचिए,
कि जब अधिकारी विधायक जी की ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम इंसान की हैसियत ही क्या है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने बसंत पंचमी पर यानी कि कल भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों को एक ही जगह साझा करने की मंजूरी दी है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद फिर से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया ताकि ड्रोन या किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। देश में जब भी किसी दोषी को मृत्यु दंड मिलता है तो उसे फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन क्या मृत्यु दंड का ये तरीका बहुत जल्द बदलने वाला है? दरअसल एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फांसी को एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताया। याचिकाकर्ता ने इसमें सुझाव दिया कि फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन दिया जाए या फिर गोली से मार दिया जाए। सुझाव यह भी दिया गया कि दोषी को बिजली के झटके देकर मृत्युदंड दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ये भी ठीक नहीं है तो फिर मृत्युदंड के लिए गैस चैम्बर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तर्क है कि इन नए तरीकों से मृत्युदंड देने पर सजा पाने वाले की मौत कुछ ही मिनट में हो जाएगी, जबकि फांसी की सजा देने में करीब 40 मिनट लगते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को बदलते समय के साथ नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में बताया कि इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी के मुरादाबाद में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। घटना के बाद से पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि प्रेमी जोड़े की सनसनीखेज हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के भाइयों ने ही अंजाम दिया था। मामला उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां काजल नाम की एक युवती का गांव के ही रहने वाले अरमान के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़के के भाइयों को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। बीते दिनों जब अमन सऊदी अरब से काजल से मिलने आया तो परिजनों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद काजल के भाइयों ने दोनों की फावड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को गागन नदी के पास एक खेत में ठिकाने लगाया गया। बाद में जब दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने खेत में दफन दोनों शवों को दोबारा निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काजल के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के भाइयों के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। प्रेमी युगल का शव एक साथ मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर आए, जिससे तनाव के हालात पैदा हो गए। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। नशे में धुत कार ड्राइवर ने 2 कार के अलावा एक दुकान और एक स्ट्रीट वेंडर की रेहड़ी में जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही, हादसे में कोई गंभीर तौर पर घायल नहीं हुआ। अचानक कार दिखी और फिर कोहराम मच गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब ध्यान से देखिए, कार सामान्य रफ्तार से आगे जा रही थी, तभी पीछे से आई कार ने उसमें टक्कर मार दी और वो सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई और टक्कर मारने वाली कार दुकान और रेहड़ी में टक्कर मारते हुए सामने खड़ी दूसरी कार से भी टकरा गई। जिस समय कार ने दुकान में टक्कर मारी वहां कई लोग खड़े थे। सामने रेहड़ी पर भी लोग मौजूद थे। जरा सी चूक में हादसा और बड़ा हो सकता था।
सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सामने से आ रहे ट्रक की स्पीड कम थी, वरना उसमें टकराने वाली कार में बैठे लोगों के साथ जाने क्या हो सकता था। हादसे के बाद नाराज लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। हादसा शिकोहाबाद रोड पर प्रेमनगर चौराहे के पास हुआ। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में भीषण सड़क हादसे को देखकर लोग सन्न रह गए। नेशनल हाईवे पर भागम भाग मच गई जब टायर फटने के बाद बेकाबू हुई बस ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर के कुछ मिनट बाद ही बस और ट्रक में भीषण आग भड़क गई। ऐसा लगा जैसे बस में कोई विस्फोट हुआ हो और फिर भयंकर आग लग गई हो। हादसा आंध्र प्रदेश के कर्नूल चित्तूर नेशनल हाईवे पर हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें जाम में फंसे लोगों को कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थी। बस में सवार 36 लोगों के हाथ पैर फूल गए। गनीमत ये रही कि आग बढ़ने से पहले शीशे तोड़कर यात्री जैसे तैसे बाहर निकल आए, लेकिन बस और ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि फायर फाइटर्स बस और ट्रक को नहीं बचा सके क्योंकि आग बहुत भयानक थी। मुंबई में मेयर को लेकर एक बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया है। आज लॉटरी सिस्टम के जरिए महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण घोषित किया गया, जिसके बाद ये तय हुआ कि बीएमसी की मेयर महिला कोटे से रहेगी। कुछ दिन पहले तक ये चर्चा थी कि अगर लॉटरी में एसटी वर्ग के आरक्षण वाली पर्ची आ गई तो मुंबई में क्या होगा, क्योंकि एसटी वर्ग का कोई नगर सेवक न तो बीजेपी के पास था और न ही शिंदे गुट के शिवसेना के पास। हालांकि इस पेच को पहले ही सुलझा लिया गया। नए नियम के तहत तय हुआ कि आरक्षण कैटेगरी के लिए समाज के कम से कम 3 नगर सेवकों का होना जरूरी है, क्योंकि मुंबई में एसटी समाज से सिर्फ एक ही नगर सेवक है। इसीलिए एसटी कैटेगरी के आरक्षण को बीएमसी में लागू नहीं किया जा सकता। इस नए नियम के चलते फडणवीस और शिंदे ने राहत की सांस ली, और जब लॉटरी सिस्टम के जरिए बीएमसी की पर्ची निकली तो उसमें सामान्य वर्ग की महिला का जिक्र था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला मेयर बीजेपी की तरफ से होगी या फिर शिवसेना की तरफ से। तो लॉटरी सिस्टम के जरिए यह तय हुआ कि मुंबई, पुणे और नागपुर सहित 15 महानगर पालिकाओं में मेयर की कुर्सी पर महिला की ताजपोशी होगी। इनमें से 9 महानगर पालिका ऐसी हैं जहां की मेयर सामान्य वर्ग की महिला होंगी। अब उद्धव गुट आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा है। लॉटरी सिस्टम के जरिए मेयर की पर्ची निकली तो महाराष्ट्र में आरक्षण वाली राजनीति शुरू हो गई। सबसे बड़े लॉटरी का नतीजा देखिए। महाराष्ट्र की 29 में से 17 महानगर पालिकाओं में जनरल कैटेगरी के मेयर रहेंगे, जिसमें 11 महिलाएं हैं। इसी तरह 29 में से 8 महानगर पालिका में मेयर पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें 4 महिलाएं हैं, जबकि 29 में से 3 महानगर पालिका में एससी मेयर होंगे, जिनमें से 2 महिलाएं होंगी, और 1 महानगर पालिका में एसटी मेयर चुना जाएगा, जो पुरुष होगा। जिस वक्त बीएमसी के मेयर के लिए पर्ची निकल रही थी, उस वक्त उद्धव गुट के नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने आपत्ति दर्ज कराई और ये आरोप लगाया कि लॉटरी के लिए ओबीसी वाली पर्ची डाली ही नहीं गई। उद्धव गुट के नेता लॉटरी के बीच ही नारे लगाते हुए बाहर निकल गए। सिस्टम हमारे साथ में नहीं चल रही थी, सिस्टम के साथ हमने पॉजिटिवली आंसर किया। खाली बम्बई के ऊपर आप क्यों ऐसा सिस्टम कर रहे हो, आप कास्ट वाइज कर रहे हो, आप ओपन वाइज कर रहे हो, उसका आंसर हमें पॉजिटिवली नहीं मिला। लेकिन प्रशासन के अंदर जो 70 लोग के पार्षद वहाँ पे बैठे थे, वो हमसे आंसरिंग कर रहे थे। हमारे लिए पॉजिटिव नहीं था, हम प्रशासन से आंसर चाहिए था, प्रशासन से आंसर पॉजिटिवली नहीं मिला, इसके लिए हमने धिक्कार करके बाहर। उधर शिंदे गुट कह रहा है कि उद्धव गुट के नेता सिर्फ राजनीति कर रहे थे। किसी के मन में था कि हमें महापौर का मौका मिलना चाहिए, वो उनको दिख रहा था कि नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए ये सारा उनका जो अकांड तांडव वो कर रहे थे, उसी बात को लेकर कर रहे थे। शिंदे गुट की शिवसेना कह रही है कि लॉटरी सिस्टम को पारदर्शी तरीके से कराया गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। यहाँ एक स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई। हादसे में आर्मी स्कूल की छात्रा की मौत हो गई, वहीं मां की हालत नाजुक है। अचानक स्कूटी फिसली, महिला और उनकी बेटी सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे सेना के ट्रक की चपेट में आ गई। हादसा तब हुआ जब मां सुबह सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। चलते ट्रैफिक के बीच स्कूटी स्लिप हो गई। पीछे से आ रहे आर्मी के ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक भी मारी, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ट्रक रुका ही नहीं। हादसा तेलंगाना में सिकंदराबाद के तिरुमलगिरी इलाके में हुआ। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बच्ची के पिता भारतीय सेना में हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं।
सड़क पर खुद कार और बाइक चलाकर आप काम पर जाते हैं तो ये खबर आपके लिए, आप सावधान हो जाएं। अगर अब आप सड़क पर कोई नियम तोड़ते हैं तो पहले से ज्यादा सख्त एक्शन होगा। और अब बार बार नियम तोड़ने पर सिर्फ चालान भरकर काम नहीं चलने वाला। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। रेड लाइट जंप की, ओवर स्पीडिंग की, बिना हेलमेट के ड्राइविंग, अब आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। सरकार ने यह नियम 1 जनवरी से लागू कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस सख्ती से ट्रैफिक नियमों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जम्मू के डोडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के 10 जवानों की जान चली गई, जबकि कई जवान घायल हैं जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। सड़क पर बिखरी हुई यही बर्फ जवानों की मौत की वजह बनी। इसी बर्फ के चलते आर्मी की गाड़ी का पहिया फिसला और वो करीब 250 मीटर नीचे गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के पार्ट्स अलग अलग बिखरे नजर आए। हादसा डोडा जिले के थानाला गांव के पास खानी टॉप इलाके में हुआ। जिस गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ उसमें 21 जवान बैठे थे। घायल जवानों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ जहां उनकी बयानबाजी का दुनिया की राजनीति पर असर पड़ता है तो दूसरी तरफ इससे कई देशों का शेयर बाजार भी प्रभावित होता है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिससे शेयर बाजार में गिरावट दर्ज होती गई। अब कल ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और जल्द ही ट्रेड डील के पूरा होने की बात कही, जिसका असर आज शेयर बाजार में दिखा। कहा जा सकता है कि ट्रंप के पॉजिटिव बयान के चलते भारतीय शेयर बाजार की गिरावट पर ब्रेक लगा। बुधवार को शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को तस्वीर जरा अलग दिखी। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें दुष्कर्म का जिक्र ही नहीं है। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक नया दावा कर दिया है। छात्रा के परिजन लगातार रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पटना पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें कहीं भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं है। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ चुके हैं। इस बीच छात्रा के परिजनों ने एसआईटी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि जांच की दिशा मोड़ने के लिए पुलिस परिवार पर दबाव बना रही है। परिवार को तो एसआईटी की जांच पर भरोसा भी नहीं है। आती है, पूछताछ कर रही है, कैसे हुआ, क्या हुआ। एक ही बतिया को बार बार 4 दिन से हम लोग दे रहे हैं। अरे हम लोग तो जो बात है वही ना कहेंगे। वही बतिया के 4 दिन से लगातार 4था दिन हो है। हमको लगता है जांच की दिशा को मोड़ा जाएगा, तब तो इतना हम लोग पर प्रेशर डाला जा रहा है। हम लोग को अभी तक के तो नहीं कुछ हुआ है, नहीं लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।